ताकि जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर सकते वो ये इसको बाद में देख लें। वाकई माउस ठीक होने पे नया नया अभी लिया है, लेकिन पता नहीं क्या बच्चों ने इसके साथ कोई खिलौना खेल कर दिया। बार इससे पहले कि दोबारा से खराब हो जाए। आगाज करते हैं। कल सर यही सब्जेक्ट होगा? नहीं, इस जो आज अभी जो सब्जेक्ट है ना, इसकी तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर किसी ने ये देखना हुआ तो वो कल देख लेगा, और कल जो है ना वो न्यू करेंगे, ताकि अगर ये सेम ही हुआ तो फिर तो टाइम वेस्ट है। अभी जो हो रहा है, अभी जो हम करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जो लोग अभी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है, तो वो इसको आराम से देख लेंगे। और कल जो है ना वो नया कोई जो नेक्स्ट हमारा है वो करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसको हमने यहाँ तक ट्रांसलेट कर लिया था कि वो कहती मैं बहुत बोर होती थी, जिस वजह से मैंने जो है ना वो शुरू किया। 3 años más tarde, 3 साल बाद, enseñó a Diego Rivera algunos de sus cuadros। 3 साल बाद उसने दिएगो रिवेरा को अपने जो क्वाद्रोस थे वो दिखाए। y él la animó a seguir pintando। उसने इसको encourage किया, उसने इसको मतलब animar किया कि तुम ये जारी रखो। El 21 de agosto del año 1929, 1929 की 21 अगस्त को से casaron। उन दोनों ने शादी कर ली। Había una gran diferencia de edad, उनमें एज का बहुत डिफरेंस था। ella tenía 22, वो 22 साल की थी, और él 42, जो रिवेरा था, दिएगो रिवेरा था, वो 42 का था। La obra de su marido, Rivera, influenció su trabajo। जो उसके हस्बैंड का जो काम था, ठीक है, इसमें आर्ट्स में जो भी किसी ने कुछ किया होता है उसको कहते हैं ओबरा। जो भी पेंटिंग्स वगैरह हैं, तो उसका जो ओबरास थे, उसने जो पेंटिंग्स की हुई थी, वो इसके काम में वो बहुत ज्यादा नजर आती थी, इन्फ्लुएंसियर किया उसने। Muchas veces, बहुत दफा, utilizabas temas de folklore। अब ये folklore, ये किसको कहते हैं? इसको कोई ट्रांसलेट सर, करेगा? लोक दास्तान को कहते हैं। लोक दास्तान। muy bien, gracias। तो थैंक लोक यू। दास्तान के जो temas थे वो ज्यादा इस्तेमाल करती थी, de su país, अपने मुल्क के। más tarde, बाद में या कुछ अरसा बाद, empezó a usar temas fantásticos। उसने एक और टाइप के जो है ना वो temas जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। fantásticos, अच्छे। De las 1443 pinturas, 143 उसकी जो पेंटिंग्स थी फ्रीदा की, 55 son autorretratos। जो 55 थे वो autorretratos थे, मतलब किसी की पेंटिंग्स थी, किसी को उसने बनाया हुआ था। Sus cuadros casi siempre muestran los aspectos dolorosos de su vida। उसकी पेंटिंग्स जो थी उसकी जिंदगी के जो गमगीन या बुरे हालात थे वो पेश करते थे। En ellos expresa terrible sufrimiento que sentía। उसने वो अपनी सारा जो कुछ वो फील करती थी जब बीमार थी, पोलियो था, जब एक्सीडेंट हुआ था, तो वो सारा जो एक्सपीरियंस था वो उसमें वो शो करती थी। फ्रीदा y Rivera tuvieron un matrimonio complicado। उनकी जो मैरिज लाइफ थी वो बहुत इतनी ठीक नहीं थी, थोड़ी सी अ, मुश्किल थी। Entre otras cosas, por las constantes infidelidades de ambos। उनमें से ज्यादातर जो इश्यूज थे वो इनफिdelidades होते हैं। इनफिdelidad होता है जब आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और में इंटरेस्टेड हो। Una de las peores fue el engaño de Diego con la hermana menor de Frida। उनमें से सबसे जो ज्यादा मशहूर या ज्यादा सख्त था, वो उसने इसी की छोटी बहन के साथ उसका जो बातचीत करना था। En la noche del 13 de julio, 13 जुलाई की रात 1954 को, फ्रीदा falleció, वो वफात पा गई, इन कोयाकान, उसी शहर में जहाँ पैदा हुई थी, a los 47 años, 47 साल की उम्र में, a causa de una trombosis pulmonar। ट्रोम्बोसिस पुल्मोनार ये आपके सांस लेने वाली एक बीमारी होती है, उसकी वजह से। Sus últimas palabras fueron, उसके आखिरी अल्फाज ये थे, espero alegre la salida y espero no volver jamás। वो मतलब कहती है खुशी के साथ यहाँ से निकलना चाहूंगी और कभी भी वापस नहीं आना चाहूंगी। ये
जो स्पेशली तौर पे जो लोग पहली दफा ये कर रहे हैं दिल या दोस्त, या पहली दफा ये इबारत देख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे इस इबारत में मैसेज ये है कि आम तौर पे इतने मुश्किल अल्फाज इस तारिया में नहीं होते। ठीक है, ये काफ़ी जो है ना मुश्किल अल्फाज यूज़ हुए हैं, क्योंकि ये एक बुक से है, तो इस वजह से ये मुश्किल भी हो सकती है, आसान भी हो सकती है। ऑफिशियल एग्जाम में इतना ज़्यादा मुश्किल वोकाबुलरी जो है ना वो यूज़ नहीं होती। ठीक है, अब देखते हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को कहा था इबारत मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसके बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं जिन जो मैटर करते हैं वो मुश्किल नहीं होते। अब देखते हैं वो चीज यहां पे अप्लाई होती है या नहीं। पहला सवाल कहता है, फ्रीदा नो pudo usar bien su pierna desde। फ्रीदा ठीक तरह से अपनी जो टांग थी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकी, कब से? ऑप्शन ए कहता है a los 18 años, 18 साल से, 1913 से, या desde que tuvo un accidente de tranvía, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ तब से। सर सी ऑप्शन। सर 1913 नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब, अच्छा पहले हम कोशिश करें जवाब लिखें, ठीक है, ताकि हर बंदा कम से कम अपने माइंड के मुताबिक इसका जो है ना वो जवाब बताए, या अगर किसी ने नहीं भी बताना अपने पास लिख के रख ले, या कम से कम जेन में सोच ले, और उसके बाद हम इसका जो है ना वो जवाब बताते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी। वो अपनी टांग ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, कब से? ये बिल्कुल अच्छा है। इसका ना तारा नंबर 6 का है, तारा नंबर 4 का एक और चीज भी माइंड में रख लें कि इसमें क्वेश्चंस बिल्कुल तरतीब में आते हैं। फर्स्ट ऊपर, दूसरा उससे नीचे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो सबसे पहले पैराग्राफ में, बल्कि तीसरी लाइन में, उसने कहा है इन 1913 1913 में a la edad de 6 años, 6 साल की उम्र में, tuvo la enfermedad de polio, पोलियो इसको हो गया, या पोलियो की बीमारी इसको लग गई, que afectó para toda su vida el uso de su pierna derecha, जो कि इस पे असरअंदाज हुई सारी जिंदगी राइट जो लेग है इसकी, उसके उसके इस्तेमाल में। तो दुरुस्त जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन ए 18 साल की उम्र में? नो, 6 साल की उम्र थी, लेकिन उस वक्त साल कौन सा था? 1913। एक्सीडेंट की बात बाद में है, और एक्सीडेंट के बाद वो उन्होंने नहीं कहा कि एक्सीडेंट में इसका मेन इशू को क्या बना था, लेकिन पाउंड की सॉरी टांग की बात कहां पे हुई है? पोलियो में, 1913 में। दूसरा सवाल, सेगुन एल टेक्सटो, अब भारत के मुताबिक, ऑप्शन ए फ्रीदा सुफ्रिया एपिलेप्सिया, फ्रीदा को एपिलेप्सिया थी। ऑप्शन बी एल पाद्रे de फ्रीदा tuvo पोलियो, उसके वालिद को पोलियो हुआ। और ऑप्शन सी फ्रीदा y su padre estaban muy unidos, वो एक दूसरे के साथ बहुत यूनाइटेड थे, इकट्ठे थे, एक दूसरे के हमदर्द थे। तो इसमें आपको दुरुस्त जवाब कौन सा लगता है? ऑप्शन ए, बी या सी? माउस के चक्कर में मेरी चाय भी ठंडी होगी। अच्छा, तो muy bien, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, फ्रीदा सुफ्रिया एपिलेप्सिया। ये क्यों गलत है? ऑप्शन ए क्यों गलत है? एपिलेप्सिया किसको थी? सर प्लेप्सिया उसके वाल्द को थी। उसके वालिद को थी। muy bien। ए, पोलियो किसको था? ऑप्शन बी कह रहा है उसके वालिद को पोलियो था, तो पोलियो नो, फ्रीदा और को वो था। फ्रीदा फ्रीदा को। को था, मतलब ये उल्ट लिखा हुआ है दोनों में ना। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, फ्रीदा y su padre estaban muy unidos, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा है la experiencia compartida de luchar contra estas enfermedades, ये दोनों का आपस में ये जो तजर्बा था बीमारियों से लड़ने का, उनियों, उसने जोड़ दिया, आ padre e hija, बाप और बेटी को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जिसका इस तारा के साथ कुछ लिंक नहीं है ज्यादा, लेकिन ये आपके लिए बहुत अहम हो सकता है आपके स्पेशली तौर पे लिखने वाले तारा में। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? पादरे के बाद ए लिखा हुआ है,
इस ए का क्या मतलब होता है? पता है किसी को? सर मुझे मिला ही नहीं, किधर लिखा है? ये मैंने अभी जो उसके नीचे लाइन लगाई हुई है ना, ये उनियो आ padre e hija। सर एंड होता है, एंड? इंग्लिश में एंड होता है। इंग्लिश में एंड तो ये नहीं होता, ये अभी जो मैंने लिखा है ई। सर इसका मतलब टू होता है, मुझे मेरी स्क्रीन पे नहीं थी ये इसकी। का आया इसलिए। जी। आई आई तो बाद में आ रहा है। सर आपने क्या पूछा, दोबारा पूछे, मुझे अब मिला है, वो स्क्रीन पे शो नहीं था हुआ। हाँ, ये मैंने ये पूछा है कि अभी ये जुमला लिखा हुआ है उनियो आ padre e hija। ये जो ए लिखा हुआ है, ए, जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब टू बनता है। टू। तो ये नोट कर लें, इतना अहम नहीं है ये, स्पेशली तौर पे मतलब कह सकते हैं ज्यादा B1 B2 के लिए, B1 के लिए कह सकते हैं या B2 के लिए। लेकिन ये है, ये जो ऊपर अभी मेरे ख्याल में सोहेल ने कहा है एंड, ठीक है, मतलब इसका एंड ही बनता है। लेकिन आमतौर पे एंड कैसे लिखा जाता है? ई। ये भी जो आप मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है। लेकिन जब यहां पे क्या है, ई, अगर ये जुमला होता उनियो आ पादरे ई ईखा, ई ईखा, दो दफा ई आ जाना था, ठीक है। जब नेक्स्ट वर्ड, अगला लफ्ज की आवाज ई से शुरू हो, जिस तरह यहां पे ई ईखा, दो दफा ई आ जाना था, तो वहां पे इस ई की जगह पे ए लगा दिया जाता है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये और ये सीखना भी इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी लफ्ज HI से शुरू हो या आई से शुरू हो, उससे पहले ई नहीं लगाते, उससे पहले ए लगाते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, नोट कर लें, अगर यूज कर सकें तो ठीक, ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप लिखने वाले में यूज करते हैं तो जो चेक कर रहा होगा वो बड़ा इससे कह सकते हैं कि इंप्रेस होगा, कि कभी भी HI या सिर्फ आई से जो लफ्ज शुरू होगा उससे पहले ई नहीं लिखते, ठीक है। किसी भी लफ्ज की जब पहली आवाज HI या आई हो तो उसमें उससे पहले हम ई नहीं लिखते, उससे पहले क्या लिखते हैं? ए। इसका कोई ग्रामर के साथ या इस तरह का लिंक नहीं है, सिर्फ सुनने सुनने में अच्छा लगता है, इस वजह से इसको स्पेनिश में इंक्लूड किया गया है। HE या आई, क्योंकि ये ई बोला जाता है दोनों केसेस में, जिस तरह से यहां पे ईखा। तो अगर पादरे ई ईखा होता तो बोलने में दो दफा ई इतना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से यहां पे ई की जगह पे, वाई की जगह पे ए कर दिया गया। और इसी तरह से ओ का क्या मतलब है? ओ, स्पेनिश में ओ किसको कहते हैं? और या। और या। या, ठीक है। तो इसी तरह जब भी कोई लफ्ज ओ से शुरू होगा, उससे पहले अगर हमने ये वाला ओ लगाना है तो इसकी जगह पे हम ऊ लगाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहना चाहता हूं बोया इरा पाकिस्तान, बोया इरा पाकिस्तान इन julio ओ octubre। ये जुमला ठीक, मतलब इसको हम बेटर कर सकते हैं, समझने वाला तो समझ जाएगा। लेकिन इसको क्योंकि यहां पे दो दफा ओ आ गया है, हुलियो ओ अक्टूबरे, तो यहां पे क्या होगा? हुलियो ऊ अक्टूबरे। ये दो चीजें अगर कोई समझ ले तो बेहतर है, ना भी समझे तो कोई मसला नहीं है। जी एच, सर, समझ आ गई है। समझ आ गई है? जी HE सर। या आई से पहले वाई नहीं लगाएंगे, ई लगाएंगे, और इसे पढ़ेंगे ए उनियो अपाद्रे ए इखा। और कोई भी लफ्ज अगर ओ से शुरू होगा उससे पहले ये और वाला मतलब या वाला ओ जो है ना वो नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे ऊ लगाएंगे। ओके, चले, सही मूस बाले। किस क्वेश्चन पे थे? वाले। इसका जवाब था क्वेश्चन नंबर 25 का, हमने लगाया ऑप्शन सी।
अगला सवाल कहता है फ्रीदा empezó a pintar, फ्रीदा ने पेंटिंग शुरू की। ऑप्शन ए, cuando empezó a estudiar medicina, जब उसने मेडिसिन स्टडी करना शुरू की। ऑप्शन बी, porque no podía moverse, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती थी। और ऑप्शन सी, porque Diego Rivera la animó, डिगो रिवेरा ने इसको इंकरेज किया। अच्छा, ये बार बार मैं एक इंग्लिश का लफ्ज बोल रहा हूँ, इंकरेज किया, ये ठीक है? अनिमा, एनकरेज। यही है? एनकरेज जी सर, यही है। ओके, चले फिर ठीक है, मैं कहा ये ना हो अंग्रेजी के चक्कर में। ओके, तो एनिमो मतलब उसने इसकी हौसला अफजाई की। तो आपके ख्याल में यहाँ पे दुरुस्त जवाब कौन सा है? उसने क्यों पेंटिंग शुरू की? क्योंकि वो मेडिसिन उसने जब मेडिसिन शुरू की थी तब, क्योंकि वो मोवेर नहीं हो सकती थी, हिल नहीं सकती थी, या क्योंकि दिगो रिबेरा ने उसकी हौसला अफजाई की। तो सबका जवाब, कम से कम जिन लोगों ने जवाब दिया है, वो ऑप्शन बी है, और ऑप्शन बी ही इसका दुरुस्त जवाब है। क्योंकि उसने कहा है यहाँ पे, antes de convertirse en pintora, पेंटर बनने से पहले, फ्रीदा empezó a estudiar medicina, उसने मेडिसिन शुरू स्टडी करनी शुरू कर दी थी। fue en el camino de regreso, जब वो वापस आ रही थी घर स्कूल से, cuando resultó gravemente herida en un accidente, resultó gravemente herida मतलब बहुत सख्त जख्मी हो गई थी। दे ट्राम एक्सीडेंट, ट्राम के साथ एक्सीडेंट हुआ था। आसुस 18 años, उस वक्त इसकी एज 18 साल थी। इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत टाइम, लंबा पीरियड इसको बेड पे रहना पड़ा। Durante su recuperación fue cuando Frida empezó a pintar, मतलब एक्सीडेंट की वजह से वो बेड पे चली गई थी, और वहां से रिकवरी के दौरान, durante su recuperación empezó a pintar, empezó, जब भी किसी भी लफ्ज के एंड पे ओ आएगा और उसके ऊपर ये तिल आएगा, ठीक है, अगर हमें ज्यादा वर्ब्स का नहीं पता तो इस तरह की चीजें हम जो है ना वो नोट कर सकते हैं। फ्रीदा एम्पेथो, फ्रीदा decidió, फ्रीदा conoció, जब भी इस तरह का कोई लफ्ज आएगा एंड वाले के ऊपर तिल आएगा, तो हमें पता चल जाना चाहिए वहां पे कि ये पास्ट सिंपल बात की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की, किसी बंदे की पास्ट सिंपल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये साथ साथ इस तरह की चीजें हम अगर हम नोट करते जाएंगे तो बाद में आसानी हो जाती है। चलें, तो इसका हमने जवाब लगाया दुरुस्त, ऑप्शन बी, porque no podía moverse। अगला सवाल कहता है enseñó sus cuadros a Rivera, रिबेरा को उसने अपनी पेंटिंग्स, अपने क्वाद्रोस दिखाए। ऑप्शन ए, hace 3 años, 3 साल पहले। ऑप्शन बी, en el año 1925, 1925 में। और ऑप्शन सी, 3 años después del accidente, एक्सीडेंट से 3 साल बाद। तो कब उसने उसको जो है वो अपने क्वाद्रोस दिखाए? लिखा उसको ला कर किया। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लोगों ने जवाब दिया है और तीनों ने जवाब लगाया ऑप्शन सी, 3 साल एक्सीडेंट के बाद, तो बिल्कुल दुरुस्त जवाब यही है इसका। अच्छा, एक और चीज आप लोगों ने नोट की होगी, जैसे जैसे हम नीचे क्वेश्चंस में आ रहे हैं, पहले सवाल का जवाब हमने कहाँ ढूंढा था? यहाँ पे था। दूसरे का कहाँ पे था? इस पैराग्राफ में था, मतलब इन लाइनों में। तीसरे का कहाँ था? इस जगह पे। तीसरा सवाल था जब वो नोपोदियम यहाँ पे। और चौथे का, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जवाब यहाँ पे है। मतलब जैसे जैसे एक सवाल नीचे आ रहा है, हम नीचे वाले पैराग्राफ पे आ रहे हैं। और वैसे भी टाइम बचाने के लिए भी आप लोगों ने यही करना है। ये नहीं कि सवाल नंबर 2 है और आप सारी भारत में उसे ढूंढना शुरू कर दें। जहां से सवाल नंबर 1 का जवाब होगा, बिल्कुल उससे नीचे आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहले वहां पे ढूंढें और वहीं आपको ये मिलेगा। तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, 3 años después del accidente। क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि उसने
Nunca pensé en pintura hasta que tuve que guardar cama. कभी भी उसने कहा मैंने पेंटिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। जब मैं बेड पे लेट गई तब भी जो है ना वो मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया क्योंकि me aburría muchísimo y decidí hacer algo. मैं बहुत बोर होती थी तो कुछ करने का कुछ मैंने सोचा। और justo उसके बाद लिखा हुआ है 3 años más tarde, 3 साल बाद enseñó। देखा आप लोगों ने ओ के ऊपर तिल दिया है, इसका मतलब है enseñó पास्ट सिंपल की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की। enseñar होता है किसी को दिखाना, enseñó उसने दिखाए, किसको? a Diego Rivera को। क्या? algunos de sus cuadros, अपने कुछ cuadros कहते हैं अपनी पेंटिंग्स। तो इसका मतलब है enseñó sus cuadros a Rivera 3 años después del accidente। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है। अगला सवाल है sus cuadros representan sobre todo, आमतौर पे या ज्यादातर उसके जो क्वाद्रोस हैं उसकी पेंटिंग्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ऑप्शन ए sus momentos difíciles, उसके मुश्किल हालात। ऑप्शन बी ला fantasía, ऑप्शन बी ला fantasía और ऑप्शन सी el folclore de su país। अच्छा, फोल्कलोरे का भी हमें पता चला है कि इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका? लोक दास्ताने। लोक दास्ताने। लोक दास्ताने उसके मुल्क की, और फंतासिया को आप जैसे भी ट्रांसलेट कर लें। लेकिन यहाँ पे हमारा जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन ए। उसके जो क्वाद्रोस थे, उसके जो पेंटिंग्स थी वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं स्पेशली तौर पे? sus momentos difíciles। कहाँ पे है ये जवाब? उससे नीचे देखें, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और पांचवें का यहाँ पे उसने क्या कहा है इसमें? La obra de su marido Rivera influenció en su trabajo, मतलब उसके जो हस्बैंड है उसके जो ओब्रास थे, जो पेंटिंग्स थी वो इसके काम में नजर आती थी। muchas veces, बहुत दफा, utilizaba temas de folclore y del arte de su país en sus cuadros. Más tarde empezó a usar temas fantásticos. De 143 pinturas, 55 son autorretratos, मतलब अपने ही उसकी एक्सप्रेशंस थे। sus cuadros casi siempre, ठीक है, यहां पे इसका दुरुस्त जवाब है, उसके जो obras हैं casi siempre, तकरीबन हमेशा, muestran दिखाते हैं los aspectos dolorosos de su vida, उसकी जिंदगी के दर्द वाले हालात। इसलिए यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। sus cuadros representan sobre todo, ठीक है, sobre todo को अगर आपने इसका सिनोनिमो लिखना है तो आप लिख लें sobre todo का है casi siempre, तकरीबन हमेशा। या भारत में क्या लिखा हुआ है? तकरीबन हमेशा। और यहां पे क्या है? sobre todo। अच्छा, मैं एक वीडियो आज मैंने उसकी जो है ना वो तैयारी की है, सब कुछ रेडी किया है, अल्फाज और उसकी ट्रांसलेशन। 1-2 दिन में जो है ना मैं आप लोगों को भेजूंगा, जिसमें 100 कुछ सिनोनिमस हैं, ठीक है, जो दिल यादोश में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से कासा को कहते हैं ओगार, ठीक है, अब भारत में क्या पता ओगार लिखा हो और यहाँ पे लिखा हो कासा, क्वेश्चन में कासा लिखा हो, या जिस तरह से ये यहाँ पे है कासी सिएम्प्रे और यहाँ पे लिखा हुआ है सोब्रे todo। तो ये बहुत अहम है। A2 एग्जाम में ना बहुत दफा वही अल्फाज जो है ना वो चेंज करके, मतलब वही होता है लेकिन अल्फाज चेंज करके लिखा जाता है ताकि पता चले बंदे को इस चीज की समझ आती है या नहीं। तो 1-2 रोज तक मैं उसकी एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। पहले हम क्लास में करते थे, लेकिन मैं समझता हूँ वीडियो आपको भेज दूंगा ताकि बार बार आप उसको जो है ना बेशक देख लें, और क्लास में हम इसी तरह से जो एग्जाम है वो करते जाएं। तो इसका जवाब ऑप्शन ए हमने लगाया है। आखिरी सवाल, फ्रीदा। ऑप्शन ए, टेनिया 3 hermanas mayores, उसकी 3 बड़ी बहनें थी। ऑप्शन बी, tuvo problemas de pareja, उसको अपने पार्टनर के साथ मसले मसाइल बने। और ऑप्शन सी, engañó a Diego con su hermano, उसने दिएगो को धोखा दिया उसके भाई के साथ।
तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब कौन सा है? ऑप्शन ए, बी या सी? उसकी 3 बड़ी बहनें थीं, या उसको अपने पार्टनर के साथ मसले मसाइल चल रहे थे, या उसने अपने मरीदों को धोखा दिया उसके भाई के साथ? तो इसका दुरुस्त जवाब है वाले तकरीबन सभी ने ऑप्शन बी लगाया। रिदा आपने लगाया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब उसकी 3 बड़ी बहनें थीं। कोई बता सकता है ऑप्शन ए ठीक क्यों नहीं है? सर वो तीसरे नंबर सर पे वो तीसरे नंबर पे छोटी। थी। कॉरेक्टो, muy bien। वो तीसरे नंबर पे थी, उसकी 3 बड़ी बहनें नहीं थी। क्या लिखा हुआ है? fue la tercera de sus 4 hijas। तीसरे नंबर पे थी, मतलब उसकी कितनी बड़ी थी? 2। इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी, tuvo problemas de pareja, ये हमारा दुरुस्त जवाब है। क्योंकि अच्छा ये देखें, अब इस पैराग्राफ में क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब था। अब आखिरी का उससे नीचे वाले में क्वेश्चन नंबर 6, Frida y Rivera tuvieron un matrimonio complicado। मतलब उनकी जो हस्बैंड वाइफ की जो लाइफ थी वो बहुत मुश्किल रही। entre otras cosas por las constantes infidelidades de ambos, दोनों की कैसे मुसलसल बेवफाई। बेवफाई, मुसलसल बेवफाई की वजह से। muy bien। una de las peores fue el engaño de Diego con la hermana menor de Frida। तो इसलिए उनके प्रॉब्लम्स de pareja जो है ना वो लगातार रहे थे, इस वजह से ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन सी गलत क्यों है? क्योंकि फ्रीदा engañó a Diego con su hermano, या Diego engañó a Frida con su hermana। तो अब भारत में वो कह रहे हैं कि दियोगो ने उसको उसकी hermana के साथ engañar किया। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रीदा ने किया, इस वजह से ऑप्शन सी गलत है। मतलब कि तीनों ऑप्शंस का कुछ ना कुछ लिंक जरूर होता है भारत के साथ। थोड़ा सा हमने यहाँ पे ध्यान देना है। और अगर आपको लगे कि 2 ऑप्शंस दोनों ठीक लग रहे हैं, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, तो आपने वो चूज करना है जो कि आपको ज्यादा ठीक लग रहा हो। क्योंकि अक्सर हम जो छोटी सी चीज होती है उसमें वो नहीं देख पाते, तो इस वजह से हमें 2 चीजें जो है ना वो ठीक लग रही होती हैं, लेकिन आपने हमेशा उस पे जाना है जो ज्यादा आपको ठीक लग रहा हो। तो ये हमारा हो गया तारिया नंबर 4 पढ़ने वाले टेस्ट का। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ लिखने वाला, और आप लोगों को लिखने का होमवर्क भेजता हूँ, ताकि कल की क्लास में हम जो है ना वो लिखने वाले को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें, और उसके बारे में कुछ चीज़ें जो है ना वो करें। सर जो आपने पहले भेजा था उसका, कौन सा वो भेजा था? लकतूरा का, लेक्चर। लकतूरा का भेजा हुआ था ना। हाँ, जो लेक्चर का मैंने आप लोगों को भेजा है बाद में, ये तो था ना जो सबसे पहले मैंने आपको भेजा, जो बाद में भेजा उसके जवाब आप लोगों ने मुझे भेजने हैं। कुछ लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं, तो वो दिन को मैंने देखे हैं, लेकिन क्योंकि जो जवाब थे वो इस कंप्यूटर में होते हैं, तो वो दोबारा से मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं आप लोगों को दुरुस्त जवाब इनके भेज दूं। वो सर हम क्लास भेजने में नहीं कहाँ पे करेंगे। है, ग्रुप में भेजने हैं या प्राइवेट नहीं, आपका जो ग्रुप में मैसेज? नहीं भेजने, वो प्राइवेट मुझे मैसेज करके भेजना है, ताकि ग्रुप में अगर भेजेंगे तो बाकियों को जो है ना वो ना चाह के भी बंदा जो है ना वो देखना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले सिर्फ खुद करने की कोशिश करें, और बाद में। अच्छा, ये जो मैंने अभी आप लोगों को भेजा है, ये किस किस ने किया है? अभी जो क्लास में बैठे हुए हैं, किसने कम से कम करने की कोशिश की है या देखा है उसको? कौन सा? ये अभी जो बाद में भेजा मैंने। सर मैंने कर लिया वो। मैंने सर 3 सर कर मैंने लिए। कर भी लिया, आपको भेज भी दिया ओके, कल। तो अंदाजा कर लें आप उससे, जो मैंने आप लोगों को भेजा है उससे आप लोगों ने ये अंदाजा करना है कि वो जो टेस्ट है वो कोई किसी बुक से नहीं है। ठीक है, वो बाकायदा तौर पे एग्जाम में आया था, और वो मतलब कहीं से भी फोटोज वगैरह जो है ना वो नेट पे जो चढ़ी थी, तो वहां से मैंने उसको जो है ना वो तैयार किया। तो वहां से आप अंदाजा कर सकते हैं असल में कितना मुश्किल होता है वो। ठीक है, इससे जो अभी हमने किया है, इससे वो आपको आसान लगा होगा मेरे ख्याल में। सर आसान था सर। आसान था, क्योंकि वो जो असल एग्जाम होता है जो हम प्रैक्टिस में करते हैं उससे
आसान होता है। जी सर, जो लास्ट वाला वो था उसमें थोड़े से मिलते जुलते जवाब थे, हम्म। तो बाकी जो था वो ठीक था। ओके। अच्छा। तो इसके जो सर वो फोटो कापियाँ निकाल के उस पे करना होता है, या खाली आपको उनके आंसर नहीं, जवाब सेंड करें? सिर्फ मुझे उनके जवाब सेंड, किसी भी कॉपी पे ना 1 से लेकर 25 तक लिख के ना, गिनती लिख के, साथ में सिर्फ जवाब मुझे भेज दें बस। अच्छा, मतलब बी या इसका सी या इस हाँ तरह। बिल्कुल। ठीक है, ठीक। तो आपको सर बेहतर क्या लगता है, हम फोटो कॉपी निकाल के उस पे करें या फोन पे ही रीड करके उसके आंसर जवाब करें? लेकिन ये हर बंदे की पहुंच में नहीं होता, क्योंकि अक्सर के पास वो नहीं, प्रिंटर नहीं होता, या कहीं से करवा नहीं सकते। बेहतर तो यह प्रिंटर है, मैं सर इसी इधर वजह से लगा आप रही लोगों को नहीं, भेज ज्यादा देता हूँ। बेहतर की मतलब कौन सा रहेगा, मैं किस तरह वही रहेगा? बताने लगा हूं ना, वही बताने लगा हूँ। हमें हमेशा प्रैक्टिस उस चीज़ की करनी चाहिए या उस तरह से करनी चाहिए जिस तरह से हमें असल में उसका हमने सामना करना है। ठीक है। असल में हमने सामना कैसे करना है, पेपर पे। तो मेरे लिए, प्रैक्टिकल तो। मेरे ख्याल में तो सबसे बेहतर ये है कि क्योंकि मैं पीडीएफ भेजता ही इसलिए इस वजह से हूँ, क्योंकि फोटोज भी भेज सकता हूँ लेकिन वो प्रिंट नहीं ठीक से होती। तो पीडीएफ भेजने का मतलब, मकसद ये होता है कि आप उसको अगर प्रिंट कर सकें, करवा सकें, तो सबसे बेस्ट वो है, क्योंकि आप पेपर आपके पास होगा, टाइमिंग आप लगाएं, और आपको पता भी चले कि क्या 1 घंटे में मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और सर एक दूसरा घंटे में ही करते हैं प्रैक्टिकल हाँ, जो होता है। तो अगर जो कर सकते हैं करें, और अगर अगर किसी के पास प्रिंटर नहीं भी है, नहीं भी कर सकता, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, पेपर पे अगर मोबाइल से आपको 70 मिनट लग रहे हैं, तो इससे आप थोड़ा सा इजी हो जाएं कि पेपर पे आपका टाइम कम लगेगा। मोबाइल से करना थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। तो अभी चलते हैं, लिखने वाले का मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूँ। कल की क्लास में जो है ना वो इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे। अभी लिखने वाले में टोटल हमारे पास 2 तारेस होते हैं। ठीक है, 2 हमने लिखने होते हैं, ये नोट कर लें बार बार जो है ना वो, हमें, क्योंकि अभी पहली क्लास में मैंने आपको कहा था कि जो तारा नंबर 2 है उसमें हमें 2 ऑप्शन देते हैं। तो जब मैं ये बात करता हूँ ना, 2 ऑप्शन देते हैं, तो फिर हमारा माइंड पता नहीं क्यों जानबूझ के जो है ना वो आसानी की तरफ चला जाता है, और फिर ये क्वेश्चन जो है ना वो जन्म लेता है, पैदा होता है। लिखने हमने 2 तारे हैं, एक नहीं लिखना। ठीक है। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ईमेल वाला, ये सब ने लिखना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ये तारा नंबर 1 होता है, ये सब ने लिखना है, कोई चॉइस नहीं है। और ये जो तारा नंबर 2 है, अभी आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एक ये होता है और एक इसके साथ होता है। ठीक है। ऊपर लिखा होता है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, इनमें से आप दोनों में से एक चूज कर सकते हैं। और कोर्स में यहां पे हम हमेशा ऑप्शन 1 करेंगे, क्योंकि मुझे ये ज्यादा आसान लगता है, या सीखने में ज्यादा आसान लगता है। ठीक है। तो याद रखें, एग्जाम वाले दिन 2 बातें आपने लिखनी है, एक 70 से 80 अल्फाज इस तरह का, और एक ईमेल वाला 60 से 70 अल्फाज। ठीक है। तो अब अभी हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ईमेल वाले की। तो ईमेल वाले में हमने क्या करना होता है, ईमेल पढ़ना है, और ईमेल पढ़ने के बाद हमने ये जो नीचे 4 क्वेश्चंस होते हैं, इनका जवाब देना है 60 से 70 अल्फाज के साथ। यहाँ पे अल्फाज तो हमारे 60 से 70 होते हैं, लेकिन उन 60 से 70 अल्फाज में से कम 12 से 13 अल्फाज हमने याद कर लेने हैं। वो कोई भी तारा होगा उसके लिए वो सेम होंगे। जो लोग पिछले अक्टूबर से मेरे साथ हैं, उनको यहाँ पे जो है ना वो पता होगा जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो वीडियोस वगैरह देखे हैं उनको भी। तो ये हमने बाकायदा तौर पे याद कर लेने हैं, क्योंकि हर ईमेल में हम वो यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इस ईमेल को पढ़ते हैं। ईमेल में इंस्ट्रक्शन में हमें कहा गया है, usted tiene un nuevo trabajo en el extranjero, आपको किसी और मुल्क में नया काम मिला है। Su hermana le ha escrito, उसने आपको लिखा है, un correo, एक ईमेल, para preguntarle sobre esta nueva experiencia, आपके इस नए तजर्बे, एक्सपीरियंस के बारे में पूछने के लिए। और ईमेल उसने क्या लिखी है, उसने कहा, hola hermanito, ¿cómo va todo? En casa están un poco preocupados
porque no has escrito desde hace tiempo. घर में थोड़ा बहुत जो है ना वो परेशान है क्योंकि no has escrito तुमने नहीं लिखा desde hace tiempo कुछ टाइम से। या les he dicho मैंने उनको कहा है कि creo que tienes poco tiempo मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कम टाइम है। ¿Cómo es el nuevo trabajo? नया काम कैसा है? Y la ciudad और शहर कैसा है? ¿Cómo hablas el idioma? जुबान तुम कैसे सीख बोलते हो? Escribe pronto जल्दी लिखना un abrazo सारा। तो ये सारा ने लिखा है अपने भाई को और इसका हमने जवाब लिखना है। जवाब में कितने अल्फाज लिखने हैं? 60 से 70। सबसे पहले करना है सालूदार, ठीक है, ओला कॉमेस्तास जो भी लिखना चाहे। नंबर 2 पे उसको कहना है डिस्क्रिबे लुगार de trabajo अपने काम की जगह को डिस्क्राइब करना है कैसी है वो। las personas que trabajan ahí लोग कैसे हैं। describir la ciudad शहर के बारे में बताना है कैसा है। que transporte usa para el trabajo काम के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज करते हो ये बताना है। decir si ya habla la lengua बताना है कि क्या आप जुबान बोलना शुरू कर दिए तुमने। o si tiene problemas para aprenderlo या मुश्किल लग रही है। hacerle dos preguntas दो सवाल करने हैं उसे sobre la familia y despedirse। तो इसके बारे में कुछ चीजें जो है ना वो हमेशा ही पूछी जाती हैं। उनमें से एक तो यह है सालूदार। सालूदार तो हमने हर ईमेल में जो है ना वो करना होता है। उसके बाद अक्सर 90% जो ईमेल्स हैं उसमें हमें कहा जाता है कि उसके साथ सवाल करें, ठीक है, 2 सवाल करें या 1 सवाल करें, लेकिन सवाल करने का लाजमी पूछा जाता है। और 100% देस्पेदीर से का कहा जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है ना वो इस ईमेल का हमने जवाब देना है या स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना है। बाकी जो मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए लिखने के लिए एज ए होमवर्क दूंगा और कल हम इसको बाकायदा तौर पे कोरेक्ट करेंगे। तो किसी भी ईमेल का आगाज हमने इस जुमले से करना है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखने की जरूरत नहीं है आम तौर पे, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं और लिख सकते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। ओला लिखें, उसके साथ कोमा लिखें और नीचे वाली लाइन पे आ जाएं, ठीक है। अक्सर सुन लेते हैं आप, समझ लेते हैं, लेकिन जब मैं आप लोगों को भेजता हूं तो मुझे इसी तरह से बिना तरतीब के जो है ना वो भेज देते हैं, ठीक है। तो ये ज़हन में रखना है, ओला लिख के कोमा डाल के नीचे आ जाना है। नीचे आके इस यहां से नहीं लिखना कोमो एस्तास, ठीक है। कोमो एस्तास ये बिल्कुल शुरू से नहीं लिखना, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आगे से कोमो एस्तास। और यहां पे क्योंकि ये ऐसा जुमला है जो कि हर ईमेल में मैंने लिखना है, 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक, शुरू में भी सवालिया निशान और दूसरा आखिर में भी सवालिया निशान। और दूसरी चीज कौन सी है? ओ। यहां पे मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं स्पेनिश में उनकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। कुछ इकसाम के टिल्डे पहले पे आती है, कुछ की आखिर पे आती है, उसको हम नहीं सीखेंगे, ना ही इतनी डिटेल में हम जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि आपने इन अल्फाज पे लिखनी लिखनी है, टिल्डे लगानी लगानी है, ठीक है। तो ओ के ऊपर और ए के ऊपर, इनके ऊपर आपने निशान डाल देना है दोनों पे, क्योंकि मुझे पता है ये मैंने 100% लिखना ही लिखना है। तो इसको अगर मैं याद करूंगा तो परफेक्ट अंदाज में करूंगा, ताकि कम से कम जो लिखूं वो तो परफेक्ट होना। तो ओला लिख के नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के ये जुमला लिख देंगे कोमो एस्तास। और उसके बाद 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। 2 ऑप्शन है, एक है espero que todo esté bien, ठीक है। इसमें कितने अल्फाज मैंने लिखे हैं? espero que todo esté bien 5 अल्फाज। espero que todo esté bien, एक ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है gracias, gracias por tu correo। इसमें 4 अल्फाज हैं, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास अल्फाज कम हो जाने हैं, मतलब मैंने
70 अल्फाज तक नहीं पहुंचना तो आप दोनों लिख दें। como estás के बाद लिखें espero que todo esté bien, और उसके बाद gracias por tu correo। ये पक्का अपने जहन में बिठा लें, ये अल्फाज मैंने लिखने ही लिखने हैं हर एक ईमेल के जवाब में। बाकी चीजों के जवाब देने से पहले ये मैंने लिखना ही लिखना है, ठीक है। और एक और चीज जो हमेशा लिखनी है वो है despedirse un abrazo। ये मैंने लिखना ही लिखना है, चाहे कोई भी ईमेल हो, जिस टॉपिक पे भी हो। ये वो अल्फाज हैं जो मैंने लिखने ही लिखने हैं। तो सर अगर un fuerte abrazo ये भी लिख सकते हैं। un fuerte abrazo लिख लें, सॉरी अब्रासा नहीं है, अब्रासो। तो सर एक और चीज थी, स्पेरो के todo esté bien contigo, contigo लिख सकते हैं सर। नो, नहीं 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 नहीं, contigo नहीं लिख सकते। उसके अच्छा साथ वो बाकायदा उसका जो है ना वो जुमले का मतलब ही खराब हो जाता है। एस्पेरो के todo esté bien का मतलब होता है एस्पेरो उम्मीद करता हूं कि todo esté bien के सब ठीक हो, ठीक है। तुम्हारे साथ contigo वो ऐड करते हैं, वो ऐड करके इस सारे जुमले की जो है ना वो तरतीब खराब हो जाती है, इस सिर्फ इस तरह से, ठीक है। un fuerte abrazo। इससे क्या होगा, ये देखें कितने अल्फाज मैंने लिख याद कर लिए हैं, जो कि किसी भी ईमेल में मैं लिख दूंगा अगर सही लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ऐसे अल्फाज हैं जो कि मुझे पता है चाहे जो भी ईमेल आ गई मेरे ये परफेक्ट हैं अगर मैंने इनको ठीक तरह से याद कर ली। और एक और सर चीज, एक और चीज जो अक्सर मैं आपको कहता हूं 90% ईमेल में हमें कहा जाएगा कि उससे 1 या 2 सवाल करो, ठीक है। 1 या 2 सवाल करो, ये भी 90% हर ईमेल में आता है। तो सवाल करने से पहले हमने क्या करना है, ये जुमला याद कर लेना है। जब भी मैंने उससे कोई सवाल करना है, जाहिर सी बात है डायरेक्टली तो नहीं सवाल करेंगे ना, पहले हमने बाकी चीजों के जवाब देने हैं, फिर सेकंड लास्ट पे हमने सवाल करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे पोरसियर तो, ठीक है। पोरसियर तो ये जैसे लिखा हुआ है, उसके बाद कोमा लगा देना है और उसके बाद सवालिया निशान। क्योंकि मुझे यह पता है कि हमेशा मैंने सवाल 90% हर ईमेल में मुझे कहा जाएगा कि उससे सवाल करो। तो ये पोरसियर तो भी याद कर लेना है, हर सवाल करने से पहले मैंने पोरसियर तो लिख देना है। ये भी एक कनेक्टर के तौर पे यहां पे काउंट होगा, जिसके कह सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहां पे इस इसमें हमें कह रहे हैं, बाकायदा तौर पे हमें कहा जा रहा है कि आप सवाल करें फैमिली के बारे में। तो फैमिली के बारे में मैं क्या सवाल कर सकता हूं, फैमिली के बारे में मैं पूछ सकता हूं कि मतलब ज्यादातर जो होगा वो कि अबुएला कैसी है, ठीक है। तो यहां पे por cierto cómo está la abuela। अगर आप किसी दूसरे से पूछ रहे हैं, आपका दोस्त है, आपकी फैमिली का बंदा नहीं है, तो आप कहेंगे cómo está tu abuela, ठीक है। cómo está tu abuela। और यहां पे क्योंकि कह रहे हैं 2 सवाल करो, तो एक और के लिए बहुत अहम है, सवाल के शुरू में भी सवालिया निशान और एंड पे भी। तो एक और सवाल, अगर तो फैमिली का यहां से यहां पे हमने पूछना है, तो हम कह सकते हैं फैमिली के बारे में cómo va el trabajo de papá। cómo va, काम के, ये डिफरेंस याद करना है। किसी बंदे के बारे में पूछना है तो कहना है cómo está, किसी काम के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में पता करना है तो कहना है cómo va। cómo va, cómo va el, cómo va la tienda de papá। ये 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहां पे क्योंकि कह रहे हैं कि अपने फैमिली के बारे में पूछ रहे हैं, आमतौर पे क्या होगा कि सिर्फ एक होगा, ठीक है। नीचे वाले को बेशक हम डिलीट कर दें। ये 90% जो ईमेल होंगी उनमें ये अल्फाज हमने लिखने ही लिखने हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। तो 70 में से ये तकरीबन हमारे, रुखसाना प्लीज आपका माइक, 70 में से 60 या 70, 60 से 70 तक हमने लिखने होते हैं। तो ये 20 अल्फाज तो हर ईमेल के लिए हमारे पास रेडी पड़े होंगे, अगर हम इनको
ठीक तरह से याद कर लेते हैं। बाकी दरमियान वाले सवालों के हम जवाब दें तो वो जो चीज़ भी ऐड ही होगी, मतलब पॉइंट काटेंगे तो नहीं उसे ना, जितना भी लिखेंगे, अच्छा ना भी लिखा लेकिन कुछ ना कुछ ऐड ही होगा, ये तुम्हारे पास पहले से मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये चीजें उसमें ऐड करके कल आप लोगों ने, ये भी आपको जो नजर आ रहा है दरमियान वाले 3 क्वेश्चंस हैं उनके भी जवाब देके ये आप मुझे बेशक भेज दें। इनको हम कल ना भी भेजें लेकिन अपने पास लिख के रख लें, अगर भेज दें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी जो मेन गलतियां होंगी पहले हम जो है ना क्लास में वो डिस्कस करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि इनका ठीक तरह से हम जवाब कैसे दे सकते हैं। तो कल ज़्यादा चांसेस यही हैं, 8 बजे हमारी क्लास होगी। ठीक है, सर ये व्हाट्सएप पर भेजेंगे ये वाला? अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। बल्कि रहने दें, स्क्रीनशॉट ना लें, अभी मैं आपको दोनों ग्रुपों में ना ये इसकी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ और आप लोग जो है वो ईमेल के हिसाब से ये जो 3 आखिरी 2 तो मैंने आप खुद पहला और आखिरी तो मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये आप लोगों ने बिल्कुल बार बार लिखना है, ये जो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये हमने हमेशा लिखना होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। और दरमियान वाले सवाल चेंज होंगे तो बाद में उनका जवाब देने की कोशिश करनी है, जो भी लिखा जैसे भी लिखा कोशिश करनी बिना किसी भी हेल्प के लिखें। ठीक है, बिल्कुल किसी भी हेल्प के बिना, जो आपको समझ आती है वो आपने लिखना है और लिख के फोटो भेज देनी है मुझे। सर 15 मिनट टाइम रखे तो या 20 मिनट टाइम रखे तो लिखें? नहीं, पहली दफा है ना, पहली दफा है तो इसमें टाइम ना रखें। आप कोशिश करें जितना भी टाइम लगे आराम से इसे लिखें, बाद में जब हम कोर्स के एंड पे पहुंचेंगे तो फिर टाइम रख के जो है ना वो इस तरह की ट्राई कर लेंगे। अभी कोशिश ये करनी है कि हम सीखें कि इन सवालों के जवाब हमने किस तरह से देने हैं और ये जुमले अच्छे से याद कर लें। कम से कम आप लोगों की इन 20 अल्फाज में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अभी मैं आप दोनों ग्रुपों में जो है ना वो भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट, और मुझे ये करके कल शाम तक जो है ना वो भेज दें, तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर अ, और जो है ना वो डिटेल में बात करेंगे और आपने जो भेजा हुआ उसे क्लास में ही चेक करेंगे। अल्लाह हाफिज। सर मैंने ये पूछना था, आपने यहाँ पे लिखा है ओला, तो जी, आपका मैं जो यूट्यूब पे देखती हूँ तो उस पे आपने ये भी लिखा हुआ है बोनस दिया बोनस तार दे, तो वो भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा अल्फाज वहां पे जितने अभी हैं वो इतने ज्यादा नहीं है ना, तो इस तरह से फिर हमारे पास टाइम नहीं अल्फाज नहीं बचेंगे बाकी चीजों के जवाब देने के लिए। लेकिन अच्छा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो ये जो सर दूसरा आपने ब्याहे पे भेजा है तो ये तो आपका वही वाला यूट्यूब पे दिया हुआ है आपने, स्पेशल ब्याहे? ये वाला, हाँ जी ये नहीं नहीं, वाला। इसके ऊपर तो अभी बात करनी है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो ठीक है। हाँ, इसके ऊपर ये वैसे मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया कि हमें पता चले कि ये 2 किस्म के तारे हैं जो कि हमने लिखने वाले में करने करने हैं। हाँ क्योंकि ये वाला तो मैंने कर लिया ना, इसको मैंने याद कर लिया है, ब्याहे वाला यूट्यूब से याद किया था। ओके, muy bien। किसी का? सर जी, तारे क्वात्रो का कौन से जवाब है? क्योंकि मौस की वजह से आपने बंद कर दी थी, अभी मैं ज्वाइन किया दोबारा, ओके अभी ओके, मैं। नहीं कोई मसला नहीं है, मैंने ये आज की क्लास रिकॉर्ड की हुई है, अभी मैं आपको भेज देता हूँ। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाँ, हाफिज। ठीक। अ, अच्छा, बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती तो फिर आप, जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आती वो बेशक स्टार्टिंग जो है ना वो ट्रांसलेशन से कर लें। ठीक है, ट्रांसलेशन कर लें अल्फाज की और फिर आप जो है ना वो जो भी आपके जहन में आता है वो लिखें। ओके, जो लोग थोड़ा बहुत लिख सकते हैं वो बिना ट्रांसलेशन के जो भी आपके जहन में आता है, और जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पे हैं, तो वो ट्रांसलेशन करके उस हिसाब से लिख लें। या पहले मैं आप लोगों को अभी ग्रुप में जो है ना वो अपने राइटिंग वाली जो वीडियोस हैं उनका लिंक भेजता हूँ, तो पहले 2 से 3 वीडियोस देख लें, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा, तो उसके बाद लिख लें। ठीक हो गया? ओके, चलें फिर सुबह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह